बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज फिर शहर में धुंध बहुत ज़्यादा थी अलल सुबह। वो लोग जिन्होंने दूसरे शहरों से आना है, दूसरे शहरों को जाना है, उनको अपडेट भी करेंगे। भी कुछ ही देर में आप स्क्रीन पर देख सकेंगे मोटरवे के हवाले से अपडेट। मोहतात ड्राइविंग कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। 11 बजे हम सेगमेंट शामिल करते हैं, जिनकी बर्थडे है उनको विश करते हैं। इसके अलावा 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें। आज की लीड स्टोरी है मोहसिन स्पीड तरक्की की राहों पर, एक के बाद एक नया मंसूबा। बाबू साबू टोल प्लाजा होगा कुशादा, ना ट्रैफिक जैम होगी ना गाड़ियों की लंबी कतार। शदीद सर्दी है, लेकिन सियासी महाज जो है वो हमें गर्म दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ मरियम नवाज की रैली, आसिफा का बिलावल के हलके में जलसा। एलडीए में महाना लाखों का फेक बिल वसूल करने का स्कैंडल। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इब्तदाई इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया। और इसके बाद महकमा खजाना ने 3 अरब रुपए का बजट जारी किया। अस्पतालों की तामीर और मरम्मत के कामों की ग्रांट भी जारी। तो ये हैं आज की हेडलाइंस, और डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। बाबू साबू टोल प्लाजा कुशादा, ट्रैफिक जैम नहीं होगी, गाड़ियों की लंबी कतारें। मेरे ख्याल से दुर्रे नायाब की तरफ मैं आ जाती हूँ, क्योंकि खासे वो एलडीए से और इससे कंसर्न रहते हैं, तो कुछ खासी डिटेल में बता देंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, मैं तो इस हुकूमत को क्रेडिट दूंगा कि जितने भी पुराने हुकूमतों के बैगेज थे, लगेजेस थे, वज़न थे, वो इन्होंने उठाए हैं। और ये मनसूबा भी देखें, 10 सालों से ये कोशिश कर रहे थे। बाबू साबू का वाहिद टोल प्लाजा रह गया है जो कि बहुत ही बोसीदा, और वहाँ पे अब 2 लेन्स भी चलना मुश्किल हो गई हैं। अगर आप ठोकर से आ रहे हैं और आपने गुलशन रावी के अंदर एंटर होना है, रिंग रोड पकड़नी है, तो आप लेफ़्ट होके यू टर्न पूरा घूम के लेते हैं, और जब आप अंदर आते हैं तो लाइनें जो हैं वो मोटरवे तक लगनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ भी जिस तरह आप चढ़ना शुरू होते हैं, शेरा कोट से आ रहे हैं, गुलशन रावी बाबू साबू से आ रहे हैं, तो उस वक्त भी लाइनें इतनी शदीद होती हैं और लोग आपस में टकरा रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कौन किसने कहाँ जाना है। ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पे आपकी चौकी भी है, वहाँ पे पुलिस की, रेंजर्स की भी चौकी है, वहाँ पे सिक्योरिटी के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, चेकिंग करनी होती है, तो वो पूरा मैसअप था। और 2 लेन दोनों तरफ अवेलेबल थी, इससे ज़्यादा तो था भी नहीं। ये पहले जब कंट्रोल बंद रोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे थे, तो उस वक्त वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने वहीं पे खड़े होकर ये फैसला किया था पहले दिन कि जी मैं खुद भी मौजूद था वहाँ पे, कि इसको हमने 4 लेन 8 लेन जितना पॉसिबल हो सकता है हमने करना है। और उस पर फिर प्रोजेक्ट बनाते बनाते सोचते इसमें सबसे बड़ी हर्डल ये थी कि इसके साथ लैंड है सरकारी, वो एक्वायर किस तरह करनी है, वो कैसे लेनी है, उसके फंड्स क्या, वो सारा उन्होंने फैसला वहीं पे खड़े होकर कर दिया कि जी आप लेटर लिखें, हम इसकी परमिशन करवाएंगे। ये लैंड हमने अपने अंदर लेके इसको चौड़ा करना है और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट करना है। ये कोई तरीका नहीं है कि लोग जो है लाहौर में तो एंटर एग्जिट होते हुए बहुत खूबसूरत रावी टोल प्लाजा, तो अब आपने देखा कितना ऑटोमेटेड हो गया है, वो लें, लेकिन यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे लोगों की लाइनें हैं और बड़ा बोसीदा हो चुका है। तो इस पे अब ये फैसला हो चुका था। अब अल्लाह का शुक्र है कि इस पे काम भी स्टार्ट हो रहा है, और ये जो काम मोहसिन साहब जाते जाते कर रहे हैं, लोगों के ज़हनों में है कि शायद जी अगर ये चले जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ये अवामी प्रोजेक्ट है, ये रिवर्सेबल नहीं है, ये इरिवर्सेबल है, ये होना बड़ा ये काम है। हो गए तो बस अब इसका फायदा ये होना है जी। ये नहीं हो सकता कि रिंग रोड बन गई है मराका तक और आपकी तो वो अब खुले ही ना जी, और या ये टोल प्लाजा जो है वो एक्सपेंड ना हो, तो ये होने हैं। तो लोग इस हवाले से अपने दिलों से खदशात निकाल दें। जो प्रोजेक्ट है अवामी प्रोजेक्ट है वो लाजमी होंगे, चाहे रिंग रोड है, चाहे आपका अकबर चौक फ्लाईओवर बन गया तो ये हुकूमत कोई भी आ जाए, आपने यूज करते ही रहना है। इमरान बिल्कुल, देखें जी, आप जितनी मर्जी सड़कें कुशादा करें, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सड़कों की जो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते पर हैं या शहर के गिर्द घूमती हैं। इन सड़कों को आप जितना मर्जी कुशादा कर लें, लेकिन अगर वहाँ पर टोल प्लाजे जो हैं वो अगर कंजस्टेड होंगे, तंग होंगे और कम होंगे, वहाँ पर लेंस कम होंगी, तो ऑब्वियसली फिर उन सड़कों को खुला करने का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। बाबू साहब टोल प्लाजे के हवाले से बात करें तो हमेशा हम चूँकि अक्सर ही वहाँ से गुजरते थे, तो कई मसाइल जो हैं वो हमें वहाँ पर नज़र आते थे, स्पेशली ट्रैफिक रश के, कि पीछे गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ आ रही हैं, चूँकि वहाँ पर ट्रैफिक रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। हर कोई जो है वो अगर शहर में आ रहा है या जा रहा है तो बाबू साहब टोल प्लाजा जो है वो ऑब्वियसली उससे उनको गुजरना पड़ता था। तो ये
ज़रूरी था कि जहां आप रिंग रोड सदर्न लूप 3 के हवाले से बात करें या मेन जो रिंग रोड है उस हवाले से बात करें, तो बाबू साबू जो टूल प्लाज़ा है वो सबको लिंक भी करता था, तो इसको कुशादा करना बहुत ज़रूरी था। और इसका जिस तरह दुर-ए-नियाम ने बड़ा ब्रीफली बताया कि इसका डिसीजन जो है वो खुद वज़ीर आला ने लिया। हालांकि ये काम तो इदारों के होते हैं ना, लेकिन बात वही है कि जब इदारों के सरबराहान जो है जब वो इस चीज़ को देखते हैं कि मुस्तकबिल में कौन सा मंसूबा जो है वो फिजिबल होगा, किस मंसूबे से शहरियों को जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा, आवाम को सहूलत पहुँचेगी, इस वजह फिर जो है वो बात बनती है। और इमरान देखें, पूरी दुनिया में ना हम 2 दफ़ा में इमरान इकट्ठे हम न्यूयॉर्क गए, ठीक है, हमें पता ही नहीं कि किस वक्त टोल प्लाजा आया, किस वक्त पैसे कट गए, हम अभी दुनिया कहाँ पहुंच गए और हम अभी इसी में चक्कर में कि आएंगे, रुकेंगे, पर्ची देंगे, पर्ची लेंगे। वो इतने बड़े उन्होंने वहाँ पे एंट्रेंस पे हैंगर्स बनाए हुए हैं कि जब गाड़ी उसके अंदर से गुजरती है तो वो ऑटो डिटेक्शन हो जाती है, और अगर उसके अंदर पैसे ना हो तो घर में उसको इतना बड़ा जो है ना वो जुर्माना चला जाता है कि आपके ई टैग में पैसे नहीं थे। हम उस तरफ जा रहे हैं, लोग दुनिया पूरी आपकी और ऑटोमेशन की तरफ, और अब हम ये मैनुअल पर्ची, बंदा बैठा है, बंदे ने वॉशरूम भी जाना है, खाना पीना भी है, नमाज पढ़नी है, 100 काम है, तो आप बैठे हो। टाइम तो लगेगा जब आपने पैसे लेने हैं, पैसे पकड़ाने हैं, चेंज देना है, तो वो तो लाइनें तो लगेंगी। एक तरफ आप बात करते हैं कि जी हमने तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होना है, और दूसरी तरफ जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो ऐसे हैं जो वक्ती तौर पर आवाम को फ़ायदा देते हैं, या सिर्फ आपकी जे कार के लिए, आपकी बल्ले बल्ले के लिए वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होते हैं जो कि माजी में रहे हैं। दूसरा, अगर हम लास्ट वीक मैंने विज़िट किया है ये रिंग रोड सदर्न लूप 3 के हवाले से ना, वहाँ पर वो स्पेशल रिपोर्ट जो है वो मैंने बनानी थी, और आप यकीन जाने दुर-ए-नियाब से मैं अक्सर उसके बारे में पूछता था और दुर-ए-नियाब बताता भी था कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कितना बेहतर है, ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि जनूबी पंजाब के लिए ना। जब मैं वहाँ पर गया हूँ, वाकई वो जो 8 किलोमीटर का रोड है ना, अगर आप सिर्फ उसको ये देखें ना कि सिर्फ 8 किलोमीटर है कोई बात नहीं, लेकिन आप यकीन जाने उससे लाहौर शहर में जो ट्रैफिक का रश ख़त्म होगा ना, स्पेशली ये ठोकर न्याज बेग और कैनाल पे, क्योंकि जनूबी पंजाब से जितनी छोटी बड़ी ट्रैफिक आती थी वो सारी आपकी ना ठोकर को यूज़ करती थी। अब वो तमाम अब वो तमाम ट्रैफिक जो है ना वो रिंग रोड सदर्न लूप 3 को जो है वो यूज़ करेगी। और ख़ास बात ये है कि ये 2 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट था जो कि सिर्फ अब 6 माह में मुकम्मल होने जा रहा है। माजी में ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो नजर नहीं आते, और इसने कम से कम लोगों को फायदा तो पहुंच रहा है। अच्छा जी, मनामा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ऑपरेशन रूम कायम, जदीद कैमरे नस्ब, वज़ीर आला का स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के खुसूसी ऑपरेशन रूम का दौरा, जदीद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जी इमरान, देखें जी, बात इस तरह है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सिस्टम जो है वो नहीं है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से हम बात करें या बाकी किसी भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो है हर सहूलत तो दस्तयाब होती है, लेकिन उस सहूलत से काम कैसे लेना है ना, असल बात वो होती है। अब ये स्पेशल प्रोटेक्शन इस मकसद के लिए शुरू किया जाता है, कम से कम वो तो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह। और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से बात करें तो मैंने इसको खैर विज़िट तो नहीं किया, लेकिन अभी तक जितना भी इसको मैंने देखा है ख़बरों में और चैनल्स पर इसकी जितनी भी फुटेजेस देखी हैं, तो ये वाकई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन बात वही है कि अभी तो निगरान गवर्नमेंट सर पे बैठी हुई है ना, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे जाके इसके साथ क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, एसपीयू बहुत अच्छा है। एसपीयू का बुनियादी तौर पर मकसद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट था, और ख़ासतौर पर जब चाइनीज़ आए थे, ऑरेंज लाइन पे काम कर रहे थे, सी पैक पे काम कर रहे थे, कोल पावर पे काम कर रहे थे, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें इजाफी फोर्स चाहिए थी, क्योंकि कोयटा में और बलूचिस्तान में, ज़ोब में जिस तरह भी चाइनीज़ के साथ जो वाक़यात हुए थे उसका हमने कंट्रोल तो करना था। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में एसपीयू ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, और ख़ास तौर पे मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा वाक़या हो जिसपे रॉबरी, स्नैचरी, ये तो हमारे सर्विस होता रहता है ना, दिन में हम गए पर्स छीन लिया, तो होता रहा। चाइनीज़ के साथ भी हुआ, ओवरसीज़ के साथ भी हुआ, फॉरेन नेशनल के साथ भी हुआ, लेकिन कोई टेररिस्ट एक्टिविटी एसपीयू के होते हुए पंजाब में मैंने नोट नहीं की। और ख़ास तौर पे जो उनके हेड हैं वो लाहौर में तैनात रहे हैं, सीटीओ तैयब हफीज़ चीमा साहब, उस वक्त सीटीओ थे, अब वो एसपीयू के प्रॉपर हेड हैं, आरपीओ साहिवाल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। तो अच्छे अफसर हो, आपकी कारकर्दगी बेहतर हो। मैं एसपीयू को पीयू डॉल्फिन से बहुत अच्छा रेट करता हूँ, ठीक है। मैं अब ये कंपैरिजन सोच ही रहा था कि मैं ये बात बताऊंगा और लोग भी इसको करेंगे कि वो अपने मैंडेट से हटके कोई काम करता नजर नहीं आएंगे आपको। वो आपको जगह जगह चौक चौराहों पे अपनी कोई भी धर्म, कोई वो धूस जमाते नजर नहीं आएंगे।
वो अपनी वर्दी पहन के इधर उधर जाते बेजा इस्तेमाल करते नजर नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनका यूनिफॉर्म किस कलर का है। उनका यूनिफॉर्म बिल्कुल वो एक लाइट ग्रेइश सा और स्लेटी टाइप का है। तो वो बिल्कुल अपने एक मैंडेट में रहते हैं। फोर्स वही है जिसमें डिसिप्लिन हो, अपने मैंडेट पर है, अपना काम ऑब्वियसली, और वो डेकोरम भी नजर आता है और लोगों को फायदा भी जिस मकसद के लिए होता है वो पूरा होता है। अच्छा जी, लिबर्टी में ओल्ड कैप्री सिनेमा की जगह पंजाब आर्ट काउंसिल का दफ्तर बनेगा, कैसे देखते हैं इसको? मैं तो ये देखता हूँ कि लाहौर में जितनी भी पुरानी और बंद पड़ी एंटिटीज़ थी, अब उसको जब अलाइव किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी भी पुराने थानों को, पुराने होटलों को, पुरानी जो आपकी तारीखी विरसा है उसको, उसके बाद इस तरह की जो तारीखी जिसके नाम पे आपको याद है कि मुझे नहीं याद पड़ता, लिबर्टी तो शायद बहुत लोगों को हो, लेकिन कैप्री सिनेमा, कैप्री होटल, ये तो हर बंदे की जुबान पे है ना। चाहे वो पुरानी नस्ल है, चाहे मिड नस्ल है, चाहे हम जो गुजर गए हैं या जो आने वाले बच्चे हैं, उनको भी सबको पता है ये वो सिनेमा है जिसके अंदर अब फिल्म हो रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब कुछ नहीं हो रहा था जी। दो, इमरान भी याद होगा, 2 बर्गर के अंदर एक वो शॉप बनी हुई है, या पार्किंग के लिए पार्किंग माफिया ने जी वहाँ पे आ जाए 200-200 रुपये, 300-300 रुपये आपसे 250-250 रुपये लेके आपकी गाड़ी पार्क करवा रहे थे। लेकिन वो अंदर से इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है कि अगर उसको रिवाइव किया जाए तो उस पर कोई शक नहीं है। और इन्होंने आते ही वो काम किया है कि मुझे ये ख्याल होता था कि शायद हमारा 15 साल 10 साल का तजर्बा हो चुका है लाहौर में रहते हुए, और मसाइल पे किस तरह से बात करनी है, किस तरह देखते हैं, लेकिन उन्होंने तो इस मसाइलों पे हल करके उनको प्रॉपर उसको फिक्स किया है कि जो मसले थे लाहौर शहर के या पंजाब के, या जो वो समझते थे बतौर जर्नलिस्ट भी, खुद भी मीडिया चैनल के ऑनर भी, उन्होंने उनको ना सिर्फ समझा नहीं बल्कि उन्होंने उनको फिक्स किया है और उनको सेटल किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। मैं समझता हूँ कि ये भी लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के उनको शौक है खूबसूरती का, इंटीरियर का, डिज़ाइनिंग का, अंदर अच्छे इक्विपमेंट का, अगर आप पीआईसी जाके देखें तो आपको उसकी मिसाल मिलेगी कि आप पीआईसी के अंदर जाके देखें और पहले वाला पीआईसी कैसा था। अब आपको अंदर किस तरह के एंट्रेंस, गेट, टाइल्स, फर्नीचर, एलसीडी मौके पर सारी चीज़ें मिलती हैं, तो अब किस तरह ये चीज़ें आपको दिखती। बिल्कुल, और इस पर जब साथ साथ फॉलोअप लिया जाए तो वो चीज़ें उस हालत में रहती भी हैं। जी, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हमने अपनी अगली खबर की तरफ आना है, और अगली खबर ये है, शहर में तो सर्दी शदीद है लेकिन सियासी महाजराई हमें खासी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, और वो सिलसिला जो हम काफ़ी देर से कह रहे थे बाहर नज़र नहीं आ रहा। रैलियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, जुलूस जल्द से नज़र आना शुरू हो गए हैं, और दावे वादे भी एक बार फिर से वही नज़र आना शुरू हो गए हैं। कल शहबाज शरीफ साहब भी हमें ग्राउंड पर नज़र आए, मरीम साहिबा भी नज़र आई, फिर दूसरी तरफ अगर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें बड़ी सरगर्म नज़र आ रही है। कल साबिक सदर इधर पहुँचे, और फिर आसिफा भी हमें मैदान अमल में कल नज़र आई। अब खासा मैदान जो है वो सज गया है। इमरान, देखें जी, अगर जिस तरह आप बात कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तो हमेशा हमें लाहौर में एक्टिव जो है वो नज़र आई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह हमें कभी जो है वो उस तरह ऐसे एक्टिव नज़र नहीं आई। जैसे कि आप कल देख लें कि NA 127 में आसफा भुट्टो जो है वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद थी, और ख़वातीन के वर्कर कन्वेंशन से भी उन्होंने जो है वो ख़िताब किया है। दूसरी तरफ साबिक सदर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो अच्छा, बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी भी सियासी जमात के लगाव से हटकर बात कर रही हूँ, ऐसे यंग लोग जब सामने आते हैं एक एनर्जी तो नजर आती है। ऑब्वियसली जी, अब लोग जो हैं वो यंग ब्लड को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पुराने चेहरों से थक गए हैं। और अगर पता नहीं अब दुर्रे ने आपकी राय क्या होगी या आपकी क्या राय होगी, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को ये जो NA 127 का मार्क है ना, ये बिलावल जो है ना वो मार भी तो हो रही है। खुद जरदारी साहब यहाँ पे हैं, बिलावल साहब यहाँ पे, लेकिन आप दूसरी तरफ कैंडिडेट भी तो देखे ना कि उनके मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट जो हैं वो कौन है। लेकिन अगर हम कह सकते थे कि ये मुकाबला और ज्यादा सख्त होता अगर अली परवेज होते, ये मैं बात कहने वाला, परवेज होती, ये बात अब मेरी बात जो है ना इमरान ने कह दी है, लिहाजा यही प्रॉन्ग करें। नहीं, अब दुर्रे ने आप जो है वो इस पे बात पुराने से हल्के से थे। खुद परवेज मलिक साहब की तो मतलब बात ही और थी ना। देखिए, इमरान ने तो बात ही खत्म कर दी। बात ही वन लाइनर है, क्योंकि मैंने ये NA 133 मेरे पास था जब मैंने कवर किया था 2018 में। तो यहाँ पे अली परवेज मलिक साहब जिस तरह आए एट 11th आवर, जाहिर बात है कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, और मलिक परवेज साहब तो नहीं इलेक्शन में थे, तो बहुत आना और आके रातों रात उसको कैप्चर कर लेना, क्योंकि लोगों को ना परवेज मलिक ख़ानदान से मोहब्बत है यहाँ के लोगों को, मैंने ऑनेस्टली देखा।
तो अगर ऐसा कोई बंदा आ जाता, शाइस्ता खुद खड़ी हो जाती, शाइस्ता परवीन मलिक साहिबा, अली परवेज सब खड़े हो जाते, इवन कि उनके भाई अहमद परवेज भी खड़े हो जाते, तो फिर भी हालत कुछ और होती। लेकिन जो ये हालत है ना, इस वक्त लोग जो है बहुत रेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का बहुत ग्राउंड में मैदान बनता जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जाहिर बात है और बाय सीड में ये भी यकीन दिलाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर बिलावल भुट्टो साहब को यहाँ पे कामयाबी मिलती है तो वो ये सीट रखेंगे, वो ये सीट छोड़ेंगे नहीं। तो कोई ये गलत फहमी भी निकाल दे। और मेहनत भी की जा रही है, और जब कोई मेहनत नहीं कर रहा था ना, ये सब चश्मदीद गवायद से पीपल्स पार्टी मेहनत कर रही पीपल्स पार्टी ने तो बहुत अरसे से उन्होंने तो कहा जी कि हमें इलेक्शन हो ना हो, बहुत अरसे से इलेक्शन हाँ इलेक्शन हो ना हो, हम ग्राउंड में हैं, हम जमहूरियत के लिए आ गए हैं, और हम आज कहते हैं कि हम दाई हैं जमहूरियत के, हमें इलेक्शन चाहिए। सबसे पहले पीडीएम को छोड़ के, पीडीएम से ला तल्लकी इख्तियार करके जब नजर आना शुरू हो गया कि इलेक्शन लेफ्ट राइट हो रहे हैं, तो उन्होंने ये बात की, तो देखिए उसका क्रेडिट जाएगा, बिलावल को ये क्रेडिट जाएगा, और ये क्रेडिट उससे कोई नहीं ले सकता, ना आपकी मुस्लिम लीग नून ले सकती है, ना आपकी आईपीपी कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइप की कोई जमात ये नहीं ले सकती कि जी हम इलेक्शन में आ रहे थे तो जी हमारे बाद जो है ना पीपल्स पार्टी ऊपर से आ गई। पीपल्स पार्टी सबसे पहले आई, सबसे पहले मुतालबा किया, डट के मुतालबा किया, और मैं बिलावल के हर बयान पे ये समझता था, ये देखता था कि यार ये और ऑफेंसिव होते जा रहे हैं इलेक्शन के मामले में, और ये लचक बिल्कुल नहीं दिखा रहे। ये मौके के हालात जो होते हैं उस पर भी इंसान को बाजू का लचक दिखानी पड़ती, आगे पीछे होना पड़ता, उसमें भी नहीं हट रहे। और इमरान की बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे तो मुकाबला सख्त एक तरफ होता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ तो कोई हालात नहीं है। बाकी अल्लाह मेहरबानी करे, इलेक्शन हो जाए खैर वफियत से, पुरअमन तरीके से, हमें तो बस अब यही दुआ लगी है। आप देखें ना, कुछ अर्सा कबल जो है वो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक कैंडिडेट थे जिन्होंने लाहौर में अच्छे खासे वोट जो है वो लिए थे। अगर उस कैंडिडेट को जो है वो इतने वोट मिल सकते हैं तो फिर चेयरमैन को क्यों नहीं मिल सकते? यही थे बिल्कुल इसी हल्के में ना। और जिस तरह की इंतखाबी मुहिम इस वक्त चल रही है, नून लीग की हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि नून लीग लाहौर में बड़े जलसे भी कर सकती है, बड़ी रैलियां भी निकाल सकते हैं, इसलिए माजरत कि अगर हम उनकी जो कल की रैली थी जो उन्होंने निकाली, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो अंडरस्टूड थी कि ये तो होना ही है। लेकिन अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि आसफा जो है वो इस तरह मैदान में उतरी हैं अपने भाई के लिए, और फिर इसका कुछ तो समर मिलेगा। अच्छा, मैं ना इमरान की मौजूदगी का फ़ायदा है कि इमरान से ये सवाल भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान ने ना डाइवर्सिटी बहुत देखी है सियासी जमातों में, और उनकी जो क्या कहते हैं, एक मुझे स्पेसिफिक वर्ड हो गया कि जो उनका एक चीज़ से निकल के ट्रांजेक्शन पीरियड होता है ना, एक जमात से निकल के दूसरी बन रही होती है, दूसरे में जा रहे होते हैं। अब देखें आईपीपी भी मैदान में है, अब आईपीपी का मुस्तकबिल लाहौर में लोग किस तरह देख रहे हैं, क्या होगा, वो भी मैं चाहूँगा कि इमरान को फ़ायदा उठा के इमरान की थोड़ा भी बताए ना कि आईपीपी भी लोग बहुत सवाल करते हैं। आईपीपी की बात इस तरह है कि उनमें लोग कौन है, ऑब्वियसली वो बाकी सियासी जमातों से ही कट के इधर इकट्ठे हुए हैं, और वो मैं तो यही कहूँगा कि सारी तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ नाम जो है ना वही चेंज हो गया, बट गई है। और अगर आईपीपी के हवाले से बात करें, आप ये देखें ना कि उसमें अलीम खान जो हैं वो लाहौर के सदर भी रहे इंसाफ के, और यहाँ पर हमेशा जब भी इलेक्शन लड़े हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन जो है वो उन्होंने लड़ा है। अब उनके साथ और भी काफ़ी लोग जो हैं लाहौर से वो भी शामिल हो चुके हैं, तो ये अब बहुत मुश्किल चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो आईपीपी है ना, ये सीट्स निकालेगी, ये निकाल लेंगे, ये उस तरह तो नहीं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये अपनी सीटें निकालेंगे ज़रूर, अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना वो बता देंगे कि हम भी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो अब इसमें आके शामिल हो चुके हैं, और उनकी शमूलियत का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। जिस तरह ओन चौधरी साहब आ गए हैं, ओन चौधरी साहब और ओन चौधरी के हवाले से बिल्कुल दुरे नयाब इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि इमरान खान तक अगर किसी ने पहुंचना होता था ना, तो वो ओन चौधरी जो है उससे रब्ता किया जाता था, उन तक अप्रोच की जाती थी कि अगर किसी ने मिलना है तो वो ओन चौधरी जो है उससे मिला जाए, तो वो भी अपना नाम जो है वो रखते हैं। बिल्कुल। चलेंगे, अब मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है, लेकिन अगेन हर सियासी जमात के पास हल आपके हर मसले का है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से, ज़रा सोच समझ के एतबार कीजिए, क्योंकि दावे भी सभी ये कर रहे हैं कि आपके लिए तमाम आसानी हो जाएंगी, बिजली भी फ्री हो जाएगी। नहीं, हल सिर्फ एक जमात के पास है, देखिए उनका नारा रच ही ले आप ये सियासी नारा रच, मैं कहती सबने नारे लगाए हैं, सबके, मैं तो इक्वली बात कर रही हूँ कि नारे सभी लगा रहे हैं,
लेकिन होगा बल्कि क्या? उनका तो स्लोगन भी यही है। कल ही मैं ऑटो रिक्शे के पीछे देख रहा था कि हल सिर्फ जमात इस्लामी जमात इस्लामी के पास है। चलें सो नाज़रीन, अभी हमने अगली खबर की तरफ आना है, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है? एलडीए में माहाना लाखों का फेक बिल वसूल करने का स्कैंडल है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इब्तदाई इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया है। दुर्रे नायाब, क्या मामला था ये? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। इसमें आपने देखा एलडी सिटी बड़ा दूर है, एलडी एवेन्यू 1 और एलडी की स्कीमों में आपने कभी इनके गार्ड्स देखे? कभी इत्तेफाक हो आपको जी कि आप जौहर टाउन से गुजर रहे हो, एलडी एवेन्यू 1 चले गए हो, चले आपका तो बहुत कम इस तरह चक्कर लगेगा। इमरान ने कहीं पे इनकी जी नाके, इनकी गाड़ियाँ, इनकी कोई हुआ ये कि शिकायत ये डीजी को की गई कि जी बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो फेक हैं, तादाद पूरी नहीं है और ये दर्जनों में नहीं सैकड़ों में है जिनकी तादाद। तो इनका चेक एंड बैलेंस रखने का कोई एसओपी नहीं है। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जिम्मेदार है ना, वो बताएगा, वो वेरीफाई करेगा। अगर 500 बंदों की तनख्वाह है तो वो वेरीफाई करे कि साइन करके भेजेगा, ना कि बताएगा कहाँ कहाँ। तो इत्तेफाक से वो शिकायत जो है वो वेरीफाई हुई। उसमें फिर ये हुआ कि पहले इब्तदाई तौर पर जो शीट पेश की गई, जो हमारे ज़राए ने बताया, उसमें 150 बंदों का डिफरेंस निकला। 150 बंदों की अगर मिनिमम तनख्वाह 32,000 रुपये, अगर मिनिमम एक सरकार की तनख्वाह है, आप उसको 150 से ज़रब दे के देखें कि कितना बड़ा मार्जिन था और पता नहीं कब से चल रहा था। वो फिर पता लगा कि जब ये बात खुल गई तो फौरी तौर पे जो नीचे माफिया था उन्होंने उसको फोर्ज किया, मिटाया और चीज़ें करके पहले झटके में 100 बंदे कम कर दिए, जहाँ पे शक पक्का हो गया। फिर कमिश्नर साहब मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन्होंने इंक्वायरी होल्ड की। इब्तदाई इंक्वायरी में चीज़ साबित हो गई कि फोर्ज किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब इस पर रेगुलर इंक्वायरी हो गया, पीटा का फैसला किया गया और फौरी तौर पर सीएसओ साहब को हटा दिया गया। तो मिनिमम एक अमाउंट उस वक्त कह रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे कि 41 लाख रुपए महीना जो है ना, वो तो सीधा जेब में जा रहा था। किसके जा रहा था? यानी कि एक अफसर, चाहे वो ग्रेड 18 का है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? लाख रुपए, 80,000 रुपये, 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपए का इल्ज़ाम है। अब रेगुलर इंक्वायरी में पीटा में साबित होता है, नहीं होता 48 बन रहे क्या जी, तो कहने का बहुत ऊपर के नीचे कहीं देता होगा। खैर, वो साबित होगा और वो अपनी सफाई दारी बातें करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर तो फौरी तौर पर उनको डी-सीट करके किसी और अफसर को तैनात किया गया और रेगुलर इंक्वायरी खोली गई। इतने स्मूथली ये मामला चल रहे थे, कभी किसी ने मतलब चेक एंड बैलेंस रखने की भी कोशिश? बात ये मुझे पता लगी कि जिस तरह होता है ना, मैं कहूँगा जी कि मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया बतौर रिपोर्टिंग, तो आप मुझे कहेंगे आप चेकिंग ऑफिसर, आप कहेंगे ठीक है जी, आप मोबाइल रखें जेब में और मुझे इसमें से ना XYZ नाके पे लेके चले, ठीक है, और मैं गूगल के बगैर अगर पहुंच गया तो साबित हो जाएगा कि मैं जाता हूं। और अगर मैं गूगल के बगैर नहीं पहुंच पाया तो साबित हो जाएगा कि वो जो नाका मैं क्लेम कर रहा हूं मैं तो कभी गया ही नहीं और मुझे पता ही नहीं वहां पे नाका है। तो ये बड़ा सिंपल चेक एंड बैलेंस था, वो उन्होंने किया वहाँ पे। अब जरा ये बता दें, ये जो सारे तनख्वाहों के पैसे होते हैं ये कहाँ से आते हैं? देखिए, और ये जो पैसे उड़ाए जाते हैं ये कहाँ से आते हैं? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये रिकवर तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से ये काम चल रहा है। और ये भी मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत की अगर अंदर इतना चेक एंड बैलेंस अफसरों पे ना होता और अफसर नीचे शिकायत पे फौरी तौर पे एक्शन ना लेते, क्योंकि ये बात नहीं है कि ये करप्शन आज रोकी जा रही है, पहले भी रोकने की कोशिश की जाती होगी, लेकिन कोई कान ही नहीं धरता था। ऐसे ऐसे अफसरान थे जो खुद मिले होते थे, बड़े बड़े डीजीज जो थे वो साथ इन्वॉल्व होते थे और वो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं देते थे। तो होता पहले भी होगा, लेकिन आंखें बंद कर ली जाती होंगी क्योंकि प्रॉपर हिस्सा मिलता होगा, अल्लाह जानता है, वल्लाह आलम। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जब पूरी टीम बैठी है तो उस पर कोई शिकायत कॉम्प्रोमाइज नहीं, उनको पता है कि अगर ये बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गई तो फिर उस अफसर की खैर नहीं है जो हेड कर रहा है। वो कहेंगे बाकी तो बाद में आप करें ना, पहले जो इसका जिसका ये सबॉर्डिनेट है उस हेडिंग अफसर को बुलाएं। तो इस खौफ और डर की वजह से बड़ी तेज़ी के शिकायतों पर अमल भी हो रहा है और बड़ी ईमानदारी से इंक्वायरी भी हो रही है। अगर ईमानदारी इंक्वायरी ना होती हुई ये चीज़ें कैसे निकलती, और अब ये निकल आई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक पूरा मिसाल बनानी चाहिए, ना सिर्फ उस अफसर के साथ बल्कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो पैसे सरकार के पैसे हैं, वो एलडीए की जो मद में सरकार की जो रकमें जमा होती हैं उसके मद से निकाले हुए पैसे हैं ना। और सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी नाम की चीज़ ही कोई नहीं है वहाँ पे। कोई एक बंदा, जिस तरह आप अच्छी सोसाइटीज़ में चले जाएं, आप अच्छी, लोगों ने प्राइवेट गार्ड रखे होते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है, बैठे होते हैं, गलियों में आने जाने वालों को पूछ रहे होते हैं, बाद में उन्होंने बैरियर लगा के भी अप्स एंड डाउन रखा होता है कि होता है। लेकिन यहाँ पे एलडी की सोसाइटियों में क्या है, आपको जौहर टाउन, आपको गुलबर्ग, आपको गार्डन टाउन, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, कहीं कोई नजर आ जाए, इकबाल टाउन तो इमरान रोज गुजरता होगा, कहीं कोई इनका बावर्दी गार्ड नजर आ जाए तो मैं भी हैरान हूँ कि यार वाह बहुत अच्छी। नहीं, वो लोगों ने पर्सनल हायर किए हुए हैं, अदरवाइज बिल्कुल इसी तरह है। और
देखिए मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि ये पता नहीं सिलसिला कब से चल रहा होगा। और एलडीए के हवाले से बात करें, खैर एलडीए को छोड़ें, आप किसी भी सरकारी महकमे की बात करूँ ना तो उसमें ये है कि ऑडिट सिर्फ तब नहीं होता जब कोई चोरी पकड़ी जाती है, कोई बदअनवानी जो है पकड़ी जाती है, एनुअली भी ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि 41 लाख रुपए की अगर बात कर रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि इतना डिफरेंस आ रहा है, और आप इसको 12 से जरूरत 150 एम्प्लॉय जो है ये महाना आप साल महाना 41 लाख रुपया है। ठीक है, और ये सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा है और हम हैरान हैं कि अभी तक अफसरान जो हैं वो इस चीज़ को देख क्यों नहीं पाए। अब आप ये देखें ना कि दुर्नायाब जिस तरह कह रहे हैं कि ये ख्याल भी किसको आया है, कमिश्नर साहब को, ठीक है वो चेयरमैन है जो भी है, लेकिन नीचे भी तो कोई इसका जिम्मेदार होगा ना, कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, कोई ना कोई एडिशनल डीजी। ये क्या कर रहे हैं, मतलब इनकी कारकर्दगी आप ये देखें कि वन विंडो सेल में जितने मसाइल वजीर आला के दौरों के बाद निकले ना, मैंने भी एलडीए जो है वो कुछ अर्सा की हुई है, यकीन जाने हमारी आंखों के सामने ये चीजें आती नहीं। अच्छा, नई तरह की करप्शन इमरान आ रही है, वरना तो प्लॉटों पे होती थी, हेरा फेरियां होती थी कि प्लॉट किसी का फाइल घुमा दी। अब तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही है जो मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि करप्शन ऐसे भी हो सकती है। तो डेफिनेटली ये चीजें रुकना जरूरी है। ये मामला बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप माजी में भी हाईलाइट करते रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है अब अना ये कहेगी कि ऐसी चीजें माजी में भी पकड़ी जाती रही हैं, लेकिन उसका हल क्या निकलता है? ये दोबारा हम वही वाकयात रिपीट होते देखते हैं, उससे बड़े किस्म के स्कैंडल आ जाते हैं, वहां से निकल के फिर वो बड़ी पोस्ट पे कहीं और डिपार्टमेंट में जाके लग जाते हैं। हल सिर्फ तभी होगा कि जब इस तरह के निगरान वज़ीर आला साहब जैसा और बंदा को या इन सेटअप जैसा बंदा को परमानेंट सीएम आएगा, ठीक है, और उसको वक्त मिलेगा। हाँ, मैं ऑनेस्टली ये मैंने बड़ी कैलकुलेशंस की। ये अंदर सरायत कर चुके हैं ना, पंजे गाड़ चुके हैं कि इनको निकालना वाकई जानना। ये पैसे किसके हैं? ये पैसे अवाम के हैं। बार-बार ये जो ये टैक्सेस के पैसे लेते हैं, एलडीए जो है वो फीसों की मद में रिकवरियां करता है, फाइन्स की मद में रिकवरियाँ करता है, और नक्शे हैं और बाकी सारी डेवलपमेंट के हवाले से सारी चीज़ें वही पैसे हैं ना जो आप आवाम से लेते हैं। अच्छा, ये तो अभी वो पैसा है जो करप्शन कर ली गई, जो इंटेलेक्चुअल करप्शन वहाँ पे हो रही है वो अलहदा है, जो वहाँ पे नजराने तोहफे तहफ़ लिए जा रहे हैं वो अलहदा है, फिर वहाँ पे जो उम्रे, अल्लाह माफ करे, उम्रे तक के ट्रिप्स मुफ्त कराए जा रहे हैं वहाँ पे, जो मतलब ये सालाना कोई तकरीबन 5 करोड़ के करीब रकम बन रही है। तो इसका कौन, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये निकल नहीं पाएगी रकम। मैं हैरान इतनी हो रही कि मेरा वाकई हौसला नहीं पड़ा कि क्या क्या कुछ कहाँ पे हो रहा है, दुनिया क्या क्या कर रही है। और ये सिर्फ एक बंदा है चीफ सिक्योरिटी कह रहे हैं, और बाकी क्या कर रहे होंगे वहाँ पे। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब अगली खबर की तरफ आएंगे। अगली खबर हमारे पास ये है जी, म्यू अस्पताल को 48 करोड़ 70 लाख, जनरल अस्पताल को 71 करोड़ 20 लाख, चिल्ड्रन अस्पताल को 7 करोड़ 50 लाख जारी किए गए हैं। 10 हॉस्पिटल हैं जिनमें जदीद सहूलियात तामीर मरम्मत के लिए 3 अरब रुपए जारी हुए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए जी, महकमा ख़जाना ने बजट जो है वो इनके लिए ऑनलाइन कर दिया है, और आप यकीन जाने कि इस निगरान हुकूमत के दौर में जितनी हेल्थ के शोबे की सुनी गई है ना, मैं कहता हूँ जब से पाकिस्तान बना है ना अब तक नहीं सुनी गई। पुलिस को माइनस कर रहे हैं। नहीं, मैं हेल्थ के शोबे की बात कर रहा हूँ कि वो नंबर 1 पे है। पुलिस का शोबा भी होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान जो रहा है ना वजीर आला का, वो हेल्थ की तरफ रहा है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है और अब आप यकीन जाने, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चली जाएं, अब आप यकीन जाने आना आपको वो प्राइवेट हॉस्पिटल लगेंगे। आप यकीन माने, यहाँ जो डॉक्टर जाते हैं ना सरकारी हॉस्पिटल के, वो टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए। वो कहते हैं हम सुबह 8 बजे का मतलब है 8 बजे पहुंच रहे हैं, किसी भी टाइम सीएम तो बेचारे क्या कहेंगे, वो तो ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो सब डॉक्टर्स ऐसे टाइम पे पहुंच रहे हैं, और उनके दौरे जो है वो अभी भी डे 1 से लेके अभी भी 3-3 घंटों के दौरे हैं। परसों रात भी उन्होंने जो है वो लेट नाइट जो है वो दौरे किए हैं, और हर हॉस्पिटल में उन्होंने 3-3 घंटे जो है रात भी सरप्राइज विजिट किया, पता है, जो मीडिया पे खबरें नहीं है वो इसी तरह करते हैं। वो रात भी रिंग रोड पे गए हैं। सॉरी, मैं अब ये बात पता नहीं करनी थी कि नहीं, वो किसी को नहीं बताया उन्होंने। वो रात भी रिंग रोड पे फिरते रहे हैं, SL3 पे काम देखते रहे। अब ये वो खबर ना आएगी ना आई है ना वो, परसों क्योंकि वो खुद गए थे, खुद उस पर मीडिया भी साथ था, लेकिन कल रात वो खुद अकेले गए हैं, ठीक है। और क्योंकि मेरी बीट है ना, तो जो बीट रिपोर्टर होता है ना उसको इन्फॉर्मेशन आती है। अब हमने वो सिक्योरिटी पर्पसेस हैं, उनकी अपना प्राइवेट हम नहीं दे सकते, लेकिन अब वही बात है कि वो खुफिया दौरे भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मैं सॉरी इमरान ने जब बात कंटिन्यू
अपनी करे वजह काटी थी। नहीं, बात ये है कि अगर हम सिर्फ बात करें ना कि जी बाकी गवर्नमेंट जब काम करती थी तो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल को देखती थी जो उनके हलके में पड़ता था कि वहाँ पर फॉल करता है तो उसको थोड़ा बेहतर कर दिया जाए, या जहाँ उन्होंने विज़िट करना होता था वक्ती तौर पे वहाँ सफाई सुथराई जो है वो हो जाती थी। लेकिन अगर अब आप बात करें ना, इसमें सिर्फ न्यू जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है बल्कि 10 हॉस्पिटल हैं। हाँ जी। और आप यकीन जाने किसी भी पॉलिटिशियन से आप अभी भी जो माजी में रहे हैं उससे पूछ लेना कि 10 हॉस्पिटल के नाम गिना दें, वो गिना नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, उन्हें सिर्फ यही पता होगा कि सर्विसेज है, न्यू है, चिल्ड्रन। इस चीज का भी चेक एंड बैलेंस रखना दुरे नायाब के जिस मद में ये पैसे जारी हुए हैं उस काम वो जिसने जारी किए हैं वो ले लेगा, जिसने जारी किए हैं वो हिसाब भी ले लेगा। फॉलो अप लेना बहुत हाँ, ये बात आप इमरान ने ठीक की है कि जिसने वो पैसे जारी किए ना उसको पता है। और वो बताऊं मैं, वज़ीर आला को इक्शन होती है कि उनको एक एक रुपए की कैलकुलेशन है। अगर एक 10 करोड़ किसी हॉस्पिटल को जारी किया ना तो उनको पता है उस 10 करोड़ की बाइफ्रिकेशन क्या है। मींस के 10 करोड़ में सिविल वर्क क्या है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है तो वो क्या है, कोई फर्नीचर खरीदना है तो वो क्या है, डॉक्टर रूम ओपीडी के अंदर कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई एसी पंखे हैं, वो कितने पैसे किस में लग रहे हैं। क्योंकि मैं एक दफ़ा मुल्तान इनके साथ वो दौरे पे गया तो निश्तर हॉस्पिटल बन रहा था जो कि वसीम अकरम प्लस का एक शाकार था। लेकिन अगर वो शाकार आप देख लेती ना तो यकीन करें कि जो यहाँ पे नशइयों के डेरे हैं ना, उनकी अमाजगाहें हैं, जो उस तरह की पुरानी बिल्डिंगें हैं वो बेहतर होंगी। जो खंडर वो छोड़ के गए थे और वो खंडर पे इन्होंने काम करना शुरू किया। जिस वक्त ये जनवरी में वज़ीर आला निगरान बने उस वक्त से लेके आज तक अब उसकी हालत जाके देख लें तो मैं आप यकीन नहीं करेंगी कि वहाँ पे क्या हालात थे। इतने गंदे वहाँ पे सीमेंट के जो है वो प्लस्तर हुए, इतना वहाँ पे गंद, बदबू, लोगों ने बुरा हाल किया हुआ। आप उसके अंदर से गुजर रहे, किसी को कोई पता नहीं कि ये कोई सरकारी एंटिटी है। वहाँ ना कोई गार्ड नाम का बंदा कुछ होता था। बहरहाल इन्होंने बड़ी मेहनत की है और एक एक जगह पे जाके इन्होंने प्लस्तर भी ठीक करवाए हैं उतरवा के। चलें, अच्छी चीज़ है, अस्पतालों में काम होगा, आवाम को सहूलत मिलेगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़िम, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं आलमी योम तालीम के हवाले से। तालीम की अहमियत क्या है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हर दौर में तालीम की अहमियत जितनी रही है और उससे जो जो चीज़ें सामने आई हैं, जैसे जैसे वक्त हम देख रहे हैं कि तरक्की करता चला जा रहा है, तालीम के जो नए नए तरीके हैं उनसे रोशनास होना भी बहुत ज़रूरी है। जो नहीं होगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। अलबत्ता तालीम को जितना हम रीशेप करके, जितना निखार के सामने लेकर आएँ उतने ही फ़वाइद होंगे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अपने मुल्क में तो वही पुराने तरीके तालीम जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वक्त की अहम ज़रूरत ये है कि हमने तालीम को आम करना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हमें नज़र आ रहे हैं स्कूलों से बाहर चाइल्ड लेबर की तरफ, उनको लेकर आना है। हमारी बहुत सारी बासलाहियत ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं तालीम हासिल कर लेती हैं, फील्ड में नहीं आ पाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के निखार के साथ साथ जो आज हम वावेला करेंगे रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार के मौके भी तालीम के ज़रिए ही पैदा किए जा सकते हैं। तालीम ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा भी पहुंचता है। तालीम की अहमियत पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक तालीमी इदारा ही है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े नाम जाकर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि आखिर सहाफ़त क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह से आने वाले टाइम में इस चीज़ के फ़ायदे हो सकते हैं। नई नई जो शक्लें आ रही हैं उनको रोशनास कराया जा रहा है। हमारे आज के मेहमानों की तरफ हम चलेंगे जी। प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहिबा ने ज्वाइन किया है, साबिक पीसी होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हैं। काजी नईम अंजुम साहब माहिर तालीम हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों ही हमारे आज के मेहमान तालीमी मैदान में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, बेशक तालीम की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन तालीम के जदीद तकाज़ों को भी अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्या कहें? इससे भी इनकार नहीं। बिल्कुल। तो जहाँ जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं तालीम को मुहैया करने में और उसके तरीक़ा है तदरीस में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे मौक़े मुयस्सर हैं, कौन से ऐसे ज़राए मुयस्सर हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए, और वो मुयस्सर हैं
बहुत से ऐसे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो तालीमी तदरीसी सिलसिला है उसको ज़्यादा मयारी बना सकते हैं। तो इससे भी मेरा ख़्याल है बिलाशुबा, और आज के दौर में जब हर वक्त बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और चैट जीपीटी आ गया है और ये वो, तो जहाँ ये चीज़ें बहुत से मौक़े ये लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी कह लें आप या जिद्दत, वहाँ इसके चैलेंजेस भी हैं। अभी कल ही कहीं हम बात कर रहे थे तो मुझे अच्छा उनका कमेंट लगा एक साहब कि अब पहले हमारी जो थी राइटिंग स्किल्स पहले ही कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, अब हम बिल्कुल ही अब वो फिर हमने जब ये एमसीक्यूज़ की तरफ गए तो वो एज अ टीचर मैंने गैजेट्स पे आ गए, नोट किया कि वो जो डिस्क्रिप्टिव या राइटिंग जो है सेंटेंस मेकिंग वो कमज़ोर हो रही है। अब अगर ये सारा कुछ आपको बना बनाया चैट जीपीटी के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो उसमें एक तो राइटिंग जो एक अपनी क्रिएटिव है वो कम, और फिर उसका जो एक ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल है, एथिकल यूज़ ऑफ इन सोर्सेज का, वो बड़ा अहम है। सही तहकीक क्या है या कितनी आपको पता है प्लेजरिज्म और ये वो सारे, और पाकिस्तान में हम लोग अभी इतने सेंसिटिव नहीं हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो बहुत उनकी अहमियत है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमने सामने रखना है, और इतने बेशुमार रिसोर्सेज इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर कोई शख्स चाहे ना, अब जिसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ज़िंदगी भर सीखते रहना, और ये जो पुराने मुहावरा भी था कि इल्म जो है वो आप गोद से गोर तक हासिल करते रहें, तो उसके लिए तो इतने बेशुमार ज़राए हैं। लेकिन अब मुझे लग ये रहा है कि हम उनको तालीमी मकासद के लिए यूज़ करने की बजाय बिल्कुल हम महज तफरीही मकासद के ऊपर तवज्जो कर रहे हैं। मैडम, इसके लिए हमें फिर तालीमी इदारों में उस चीज़ को आम भी तो करना है ना, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा, अब उन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर किस तरह से हो रहा है हम वो देख रहे हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि स्टूडेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना आएगा। देखिए चीज़ें उनके पास हैं, इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। असल में वो एक रास्ता जिसे होता है ना, बिल्कुल हट के पानी ने तो बहना ही है। अब ये हम में है कि हम उसको सही समझ की तरफ बहने दे रहे हैं या हमने खुला छोड़ा हुआ है बर्बादी की तरफ जाने के लिए। तो ये इसका शऊर पैदा करना, उस वक्त को किस तरह से ज़्यादा बामानी अंदाज में इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है सिखाना। और मैं बाय द वे किताबी कीड़ा मुझे कभी भी उस तरह से नहीं रही है, ना मैं उसको प्रोपेगेट करती हूँ। आपको ज़िंदगी में तफरीह भी चाहिए है और वो करनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर लें स्टूडेंट्स, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी बात है कि वो तफरीह नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें ना कि आप ये छोड़ दें और सिर्फ ये आप तालीमी देखें और किताबें पढ़ें, ये ऐसी बातें हैं जो होंगी नहीं। ठीक है, मैं यही कहता हूँ उनको तो अब क्लास में मैं समझती हूँ एक एडिशनल एक इजाफी जैसे चैलेंज है साथीज़ा के लिए कि वो क्लास में होते हुए भी पहले भी कम होते थे। तो आप जब उनकी फेस रीडिंग करते हैं तो मैं बल्कि कई सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि आप फिजिकली तो बैठे हुए हैं बट आई कैन फील दैट एंड आई नो दैट यू आर नॉट मेंटली हियर। तो अब तो प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ी क्लास में बच्चे बैठे हैं, फ़ोन तो उनके पास हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आर दे देयर और नॉट, मोस्ट लाइकली दे आर नॉट। तो ये भी जो समझना है ना कि उस्ताद अगर खड़े हैं या वो कुछ बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक लेक्चर, एक सबक अगर एक अच्छा प्रिपेयर्ड किया हुआ है तो उस पर कम से कम कोई 2 घंटे लगते हैं। मैं ये हाई लेवल की बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी की। तो वो उनको चीज़ों को एक सम अप करके एक टीचर अगर आपके साथ प्रेजेंट कर रहा है, आपने खुद तो वो 2-3 घंटे नहीं लगाने ना, आखिर तो कोई मकसद है। हाँ जी, नहीं तो यूनिवर्सिटियाँ स्कूल बंद कर दें और गैजेट्स ले लें और उसके ऊपर कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई ना कोई एक मीडिएशन या एक उस्ताद जो है जो उसने सीखा है वो उसको एक सम अप करके या उसको सिंथेसाइज करके आपके सामने पेश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं और फिर बाद में आप खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली तैयारी नहीं कर रहे हैं और फिर ब्लेम आप सारा सिस्टम के ऊपर डालें या साथीज़ा पे डालें। सिस्टम हमेशा ख़राब नहीं होता, ख़राबी कहाँ से है वो गौर करने की ज़रूरत होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज के दिन तालीम के बारे में बात करना, तालीम को आम करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 42 का कि आपने आज इंतहाई इंपॉर्टेंट डे है, एजुकेशन डे है इंटरनेशनल लेवल पे, और उस पर आपने ये टॉपिक को रखा।
जहाँ तक तल्लुक़ है तालीम के लिए, तो डेफिनेट बात है कि हमें नए नए तरीक़ों के मुताबिक अपने बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा टेक्निक अप्लाई की जा रही है स्टूडेंट्स की अच्छी एजुकेशन के लिए, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही है जिसके तहत हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स उसके लिए अच्छी तैयारी करके क्लासरूम्स में नहीं जाते, वो उनकी टेक्निक के मुताबिक बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बड़ा रट्टा लगाना पड़ता है, वो क्रैमिंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्डनाइज फील करते हैं अपने आप को। हमें चाहिए कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करें। जो 6 लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, अगर हम उसके मुताबिक बच्चों को कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन दें और तो उनकी इंटरेस्ट डेफिनेट बात है बहुत बढ़ेगी। और इस वक्त जो 1 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, और जिसमें सबसे ज़्यादा तो उनको स्कूल की तरफ में है ना, जो लेटेस्ट डाटा है मेरा ख्याल है वो 2 करोड़ से ऊपर है। अब ये कल की फिगर्स हैं जो अभी अनाउंस किए गए हैं, कि जो पाकिस्तान ने खुद अनाउंस किए हैं कि 1 करोड़ 60 लाख पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा पंजाब की हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। उसमें बहुत से बच्चे तो ऐसे जो स्कूल आए ही नहीं, लेकिन और वो बहुत से बच्चे वो भी हैं स्कूल आए लेकिन वो स्कूल छोड़ कर के चले गए। वो जो स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं वो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो हमें देखना चाहिए कि हम अपने तालीम को कैसे अच्छा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो जैसे अभी 9th-10th के लिए तो बुक्स चेंज नहीं हुई, 2016 में जो रिवाइज़ किया गया था सिलेबस, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम आया जिसमें 22 तक प्राइमरी और एलिमेंट्री के तमाम बुक्स को नेशनल करिकुलम के मुताबिक रिवाइज़ किया गया, और वो भी सारी बुक्स जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स हैं जो वो डिज़ाइन की हैं हमारे बच्चों के लिए। लेकिन असल अलमिया ये है कि हमारे टीचर्स उसे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को आंसर क्वेश्चंस रटाते हैं, वो उस टेक्निक के मुताबिक नहीं पढ़ाते जिसके मुताबिक बुक लिखने वाले ने वो लिखा होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम कायदे आज़म का मजमून बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको डेट्स याद करने के लिए कहेंगे, रट्टे के लिए कहेंगे, कायदे आज़म कब पैदा हुए, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, वो कब क्या क्या कैसे किस तरह से ये चलते जाए। लेकिन अगर हम उनसे ये पूछें बच्चे से कि आपको कायदे आज़म की कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, आप अपने अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी को लाना चाहेंगे जो कायदे आज़म में थी, तो इस पर हम बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगी और वो एक अच्छा भी होगा। इसी तरह से अगर हम स्टोरी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पूछना चाहिए कौन सा करैक्टर है जो आपको बुरा लगा इस स्टोरी का। तो बच्चा बताएगा कि ये करैक्टर अगर मुझे बुरा लगा, तो टीचर से पूछे भी क्यों बुरा लगा, भी वो झूठ बोलता है, वो लड़ाई करता है, वो झगड़ा पैदा करता है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। इससे बच्चे की अपनी अच्छी तरबियत भी होगी। तो एजुकेशन जो है तालीम और तरबियत दोनों का नाम है। जब हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और हम साथ साथ एनालाइज करते जाएंगे, एवेल्युएशन करेंगे। तालीम की तरफ फोकस कर रहे हैं तो आज तरबियत का फुकदान बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये पैरेलल चीजें चलेंगी तो एक अच्छा मुआशरा भी नजर आएगा। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 9th-10th के पेपर होने वाले हैं और हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे जो कि बड़े नकाइस हैं, तो मेरे ख्याल से हमने स्टूडेंट्स को नुकसान से बचाने। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। 9th और 10th के जो पेपर्स हैं अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया लाहौर बोर्ड ने कि इस साल जो पेपर्स होंगे 9th और 10th के, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुताबिक 25% क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, और उनके लिए 4 डेज़ पहले अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और अब उन्होंने उसके मॉडल पेपर्स दिए हैं। और जो मॉडल पेपर्स दिए फिर उसमें उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बिल्कुल छोड़ दिया। अगर उनसे लिया भी है तो बिल्कुल लोअर लेवल जो कि रिमेंबरिंग का है और अंडरस्टैंडिंग का है, जबकि 6 लेवल्स हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हैं। 4 लेवल्स को बिल्कुल मिस कर गए। इस तरह से ना उसमें एनालाइजिंग है कोई, ना तो एवेल्युएटिंग है, ना उसमें क्रिएशन है, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो जो प्रीवियसली चल रहे थे वो वैसे के वैसे। इसी वजह से ना हमारा टीचर ज़्यादा मेहनत करता है और वो अच्छी तरह से तैयार होकर के क्लास में आता है। अब ये टाइम भी तो नहीं ना, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे रिजल्ट बुरा आएगा। बिल्कुल यही सूरत है। और होना ये चाहिए कि जो भी अदारा हो ना, अगर जब तक उसके जो हेड हैं खुद से उसे चलाने की टेक्निक्स को ना समझते हों तो डेफिनेट बात है अदारे की कारकर्दगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में तो तमाम स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स के लिए लाजम होना चाहिए कि वो टीचिंग टेक्निक्स से अच्छी तरह से वाकिफ हों, और उनका कम से कम अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को 1 डे इन अ वीक जो है ना टीचर्स ट्रेनिंग का पीरियड होना चाहिए। वो खुद उनको ट्रेनिंग दें और उनको बताएं, और फिर जब भी वो ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग द वीक जो है जो टीचर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दोबारा से बताएं। और मैडम आप भी एग्री करेंगी ये तरीके जब तक राइट ना किए गए तो हम इन नकाइस को दूर भी नहीं कर सकते। देखिए बात यही है कि एक पूरी मुख्तलिफ स्टेप्स है ना,
कंटेंट या करिकुलम एक एस्पेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी डिलीवरेंस जो है ना, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। तो टीचर्स ट्रेनिंग के बगैर अगर आप उन मॉड्यूल्स को या उन मेथड्स में कोई चेंजेस लेकर आते हैं और टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता, तो वो उल्टा क्योस पैदा होगा, नुकसान ही होगा। दूसरा आप ये देखें कि कितने स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट इधर उधर खुले हुए हैं। ये तो अभी बात हो रही थी जो करिकुलम आपने स्कूलों में लगा दिया, लेकिन वही फिर बात है कि स्टैंडर्डाइजेशन का इतना फुकदान है जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रहे हैं। अच्छे प्राइवेट स्कूल्स का एक स्टैंडर्ड है, सरकारी स्कूलों का एक इश्यूज है, जो सब स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ और हैं। टीचर्स, अभी मुझे किसी ने इनबॉक्स किया बच्ची ने कि जी मैडम वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे देते नहीं हैं और बहुत थोड़े से पैसों पे, क्योंकि बच्चियाँ फारिग होती हैं, कहते हैं चले जी आ जाए। कैन यू इमेजिन कि आज के दौर में वो एक ड्राइवर से कम सैलरी पे तो वो टीचर्स रख रहे हैं। तो ये इस तरह की ना बहुत सी चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, एक नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी हमारी क्या है। यानी अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, 2 करोड़ प्लस माइनस बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। पाकिस्तान सेकंड नंबर पर आ रहा है इस हवाले से, जिसमें बच्चे स्कूलों में ना जाने के फिगर्स जो है। तो उसके लिए एक तो पॉलिसी है कि इतने इंस्टीट्यूशन या स्कूलिंग, पहली बात उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं उनको हमने कैसे करना है। और इसका एक बड़ा अहम पहलू है जिस पर कोई तवज्जो पिछली दहाइयों से हमने छोड़ दी हुई है कि जो पॉपुलेशन, जो आबादी का जो बॉम है, देखें कितने आप स्कूल और खोलेंगे, कितना कर सकते हैं। जो ये बोझ आ रहा है उसको भी तो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ये या सिर्फ हम बस वो लोगों को वो सब खाने के कार्ड देते रहेंगे और उनको बस बेकारी बना के छोड़ेंगे। वो कुछ पैसे को कोई एजुकेशन पे लगाया जाए, कोई उनके लिए ऐसे मौके हों जो उनको स्किल बेस्ड भी एजुकेशन हो, जो वो काम कर सकें। सिर्फ वो यूनिवर्सिटियाँ हर ज़िले में खोलने से, जो मौजूदा स्कूल हैं, मुझे तो तकलीफ़ होती है, इवन लाहौर में आपकी पोलिंग के लिए अगर आप जाएंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्कूलों की हालत है, इवन सीएम साहब भी गए तो उन्होंने भी देखा कि ये तो स्कूलों का ये हाल है। तो जो मौजूद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज सिस्टम है उनके ऊपर भी हम तवज्जो नहीं दे रहे। अभी एडिशन तो बड़ी बात की दूर की बात है। बिल्कुल। तो ये बहुत से ऐसे पहलू हैं, मामलात हैं, इसको जब तक तरजीही बुनियादों पर एजुकेशन को हम कहते तो हैं लेकिन देते नहीं है तरजीह। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर ये अब ना किया गया तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। माजरत, वक्त की कमी है। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। हमारी और आपकी अब मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।